कोई नहीं रहा वो। आवाज और का इससे लगेगा छोटा प्रकार से अब करेगी 2 मिनट की अपनी तो संबंध काल चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कैटलॉगिंग। पहले तो जानिए कैटलॉग क्या होता है। कैटलॉग जो होता है वो एक सूची होती है, मतलब लिस्ट होती है। आप मान लीजिए कहीं किसी की भी ये सूची हो सकती है। जैसे आप मार्केट जाते हैं, मान लीजिए आप मार्केट में टीवी खरीदने ही जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है शॉपकीपर जो होते हैं आपको एक लिस्ट थमा देते हैं कि ये टीवी है मेरे पास, इसके ये फीचर्स है, ये दाम है, तो क्या एक लिस्ट देती है। या फिर आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी एक मेनू की लिस्ट दे दी जाती है कि मेरे पास इतने सारे आइटम हैं, ये लिस्ट है, उनकी ये वैरायटी है। उसी तरह लाइब्रेरी में भी जो पुस्तकें होती है उसकी एक सूची तैयार की जाती है, जिसे हम लोग लाइब्रेरी कैटलॉग कहते हैं। और ये कैटलॉग जो है ग्रीक वर्ड काटा प्लस लोगस से मिलकर बना है। कौन से? काटा प्लस लोगस से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सूची है जो पुस्तकालयों में जितनी भी पाठ सामग्रियां रखी हुई हैं उसकी ये एक सूची होती है, जो लाइब्रेरी कैटलॉग होती है। और ये एक लाइब्रेरी के लिए दर्पण का काम करती है। कहने का मतलब होता है कि जो ये लिस्ट ऑफ बुक होती है किसी भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी की लिस्ट ऑफ बुक होती है। जैसे मान लीजिए अगर नेशनल लाइब्रेरी अगर वो लिस्ट तैयार करेगी तो उसके लाइब्रेरी में जितनी सारी पुस्तकें हैं वो सिर्फ उसी का लिस्ट तैयार करेगी, ना कि किसी दूसरे लाइब्रेरी का। अगर खुदाबख्श लाइब्रेरी अगर वो लिस्ट तैयार करेगी तो सिर्फ उसी अपने ही पुस्तकालय का लिस्ट तैयार करेगी। तो इस माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी की जो लिस्ट होती है वो कैटलॉग कहलाती है। इस कैटलॉग के माध्यम से ही जो लाइब्रेरी के यूजर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो रीडिंग मटेरियल तक पहुंचते हैं, उनको खोजते हैं। कैसे? क्योंकि वो हमारे जो यूजर्स होते हैं वो रीडिंग मटेरियल को विभिन्न विभिन्न अप्रोच से खोजते हैं। जैसे वो ऑथर के नाम से खोजते हैं, सब्जेक्ट से वो खोज सकते हैं, कोलैबोरेटर से खोज सकते हैं, सीरीज के नाम से वो खोज सकते हैं। माने वो जिस जिस अप्रोच से खोजते हैं वो उस अप्रोच तक वो पहुंचने में हमारी मदद करता है। लाइब्रेरी कैटलॉग को हम लोग लाइब्रेरी का की कहते हैं, मतलब एक पूंजी की तरह ये कार्य करती है। ये पूंजी की तरह कैसे कार्य करती है? मान लीजिए एक रूम में कुछ सामान रख दिया गया है, ठीक है, और उसमें हम ताला बंद कर दिए। उसमें से हमको सामान लेना है, तो आप कैसे जाइएगा? की के थ्रू खोल के जाइएगा। तो यही काम लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कैटलॉग करती है कि हमारी सामग्री या हमारे जो रीडिंग मटेरियल तक ये पहुंचने में हमें मदद करती है, एक की का काम करती है, एक टूल की तरह ये हमें उपकरण प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी के पुस्तकालय पुस्तकों खोजने के लिए। और दर्पण कहने का मतलब है कि ये हमारे लाइब्रेरी का प्रबलता और सबलता दोनों के बारे में बताती है। प्रबलता कहने का मतलब है कि कौन कौन से रीडिंग मटेरियल हमारे लाइब्रेरी में मौजूद है, इसकी हमें जानकारी मिलती है। कैसे? मान लीजिए कोई यूजर लाइब्रेरी में बुक को खोजने के लिए आया और हमें कैटलॉग देख के उसे तुरंत हम बुक प्रोवाइड कर दिए, तो इससे हमें क्या मालूम चला कि वो रीडिंग मटेरियल उस प्रेजेंट टाइम पर हमारे लाइब्रेरी में मौजूद है। अगर वो नहीं मिलती है तो वो हमारे लाइब्रेरी की कमियों को दर्शाती है। तो इससे हम कह सकते हैं ये एक लाइब्रेरी में दर्पण की तरह कार्य करती है, जो लाइब्रेरी के प्रबलता और सबलता के बारे में बताती है। कह सकते हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉग है जो लाइब्रेरी में विभिन्न सामग्रियां जो होती हैं उनका रिकॉर्ड है। अब ऑथर जो है, यूजर जो है, विभिन्न अप्रोच से उन रीडिंग मटेरियल को या उनके जो भी डिजायर है उनको वो खोजती है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो कैटलॉग क्या है? रीडिंग मटेरियल जो है लाइब्रेरी में जितनी भी सामग्रियां हैं उनको रिकॉर्ड है। और ये क्यों बनाई जाती है? ताकि जो यूजर को एक्सेस करने में आसानी हो। आप सबों को मेरी आवाज आ रही है? जा रही है, ओके।
तो आप लोग जानिए रीडिंग कैटलॉग क्या है। अगर कोई पूछेगा कैटलॉग क्या है तो आप लोग सीधे सीधे शब्दों में कहिएगा कि लाइब्रेरी कैटलॉग किसी भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी की लिस्ट होती है। मतलब एक लाइब्रेरी में जितनी पाठ्य सामग्रियाँ होती है उसके बारे में ये हमें बताती है। अब हम देखते हैं 5 लॉ का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, पेपर 1 में पढ़ा होगा 5 लॉ का। पहला लॉ क्या है? बुक्स आर फॉर यूज। सेकंड लॉ है एवरी रीडर हिज हर बुक। थर्ड लॉ है आपका एवरी बुक इट्स रीडर। चौथा लॉ है सेव द टाइम ऑफ यूजर। और पांचवा लॉ है हमारा लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी बनाई क्यों जाती है या उसमें जो पाठ्य सामग्रियाँ है क्यों रखी जाती है? तो यूजर्स की सेवा के लिए। जो भी रीडिंग मटेरियल है वो हमारे यूजर्स को सेवा देने के लिए रखी जाती है। सेवा देने के लिए लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की सर्विसें दी जाती है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। उन्हीं सुविधाओं व सर्विसों में से एक हमारा लाइब्रेरी कैटलॉग है जो यूजर्स को कम समय में उनके रीडिंग मटेरियल तक पहुंचाता है। उन्हें ये बताता है कि जो वो खोज रहे हैं रीडिंग मटेरियल हमारे लाइब्रेरी में उस समय उपलब्ध है या नहीं है। अगर वो हमें मालूम चल जाएगा उपलब्ध है तो इससे क्या होगा, जो भी लाइब्रेरी में रीडिंग मटेरियल है उनका हम यूज कर सकेंगे। पहला लाभ भी यही कहता है कि जो भी लाइब्रेरी में रीडिंग मटेरियल किस लिए रखी गई है? यूज़ के लिए रखी गई है, उपयोग के लिए रखी गई है। उनका अधिकतम से अधिकतम उपयोग कैसे होगा? जब हम ये मालूम रहेगा कि लाइब्रेरी में कौन से रीडिंग मटेरियल है तभी ना हम उसका यूज कर पाएंगे। नहीं मालूम चलेगा तो हम कैसे कर पाएंगे? यानी कि यूजर्स के अप्रोच तक ये पहुंचने में हमें मदद करता है। दूसरा लॉ क्या कहता है? एवरी रीडर हिज हर बुक। तो मतलब प्रत्येक यूजर्स को उसकी पाठ्य सामग्रियाँ मिलनी चाहिए। प्रत्येक यूजर्स को उसकी पाठ्य सामग्रियाँ कैसे मिलेगी? जब एक ऐसी सूची होगी जिससे हमें मालूम हो कि लाइब्रेरी में ये सारे रीडिंग मटेरियल है। तीसरा लॉ भी यही कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। जब हमें मालूम चलेगा लाइब्रेरी कैटलॉग से हमें ये भी मालूम चलता है हमें लाइब्रेरी में कौन सी पुस्तकें हैं और कौन सी नहीं पुस्तकें हैं। तो इसके द्वारा हम प्रत्येक पुस्तक के लिए यूजर्स का हम प्रत्येक पुस्तक के लिए यूजर हम खोज सकते हैं। मतलब हम जान सकते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में किस टाइप के यूजर्स आते हैं, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा यूजर आते हैं। तो उस हिसाब से हमें पता होगा कि कहाँ पर कौन सी पुस्तकें रखी हुई है या फिर हमारा जो कैटलॉग का अरेंजमेंट है वो कैसा होगा। उसके थ्रू हम लोग कम समय में जो भी यूजर्स होंगे उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथा नियम कहता है कि पाठक का समय बचे। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पाठक का समय होता है वो कितना कीमती होता है। अगर वो सही समय पर उनको रीडिंग मटेरियल नहीं प्रोवाइड की जाए तो हो सकता है उनका जो उस टाइम में जो इच्छा होगी जिस चीज़ के बारे में जानने की उन्हें हम तुरंत नहीं प्रोवाइड करेंगे तो बाद में उनको जानने की इच्छा नहीं होगी। उनका जो टेम्पो है हो सकता है वो बाद में शांत हो जाए। जैसे मान लीजिए आप कहीं कुछ देखें, आप कोई टॉपिक देखें, महात्मा गांधी के बारे में ही देखें, आपको महात्मा गांधी के बारे में जानने की इच्छा हो, आप तुरंत लाइब्रेरी विजिट किए, आपने कहा कि मुझे महात्मा गांधी के ऊपर कोई पुस्तक चाहिए। अगर आपको वो पुस्तक देने में देरी हो गई तो हो सकता है कि आपका मन जो है बाद में उस टॉपिक से हट जाए या फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करे। इसलिए लाइब्रेरी यूजर्स का समय बचाने के लिए उनको कम से कम समय में उनको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए हमें लाइब्रेरी कैटलॉग की ज़रूरत होती है। पांचवा लॉ में ये कैसे काम करता है? तो क्या कहता है कि लाइब्रेरी हमारी कैसी संस्था है? एक वर्धनशील संस्था है जो दिन पर दिन बढ़ रही है। किस चीज़ में बढ़ रही है? ये यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे लाइब्रेरी में जो रीडिंग मटेरियल है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जब रीडिंग मटेरियल में बढ़ोतरी हो रही है, यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो हमें सेवा देने के लिए लाइब्रेरी स्टाफ को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। जब रीडिंग मटेरियल बढ़ रही है तो जानते हैं कि कैटलॉग की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। हमारे लाइब्रेरी में ज़्यादा से ज़्यादा यूजर विजिट करेंगे। अगर इन सारी चीज़ों की बढ़ोतरी हो रही है और सर्विस हम लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो इस तरह से कह सकते हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉग लाइब्रेरी को वर्धनशील संस्था होने में भी मदद करती है। ठीक है,
लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि सिंपल वे में किसी भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी की लिस्ट होती है, उसी लिस्ट को हम लोग लाइब्रेरी कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग, और बहुत सारे और भी सूचियाँ होती है, उनका जो है ना एक कंपैरेटिव स्टडी किया गया है, जो आपके बुक में भी बताया गया है। सबसे पहला कंपैरेटिव स्टडी तो किया गया है बिब्लियोग्राफी से किया गया है, ठीक है। तो ये बिब्लियोग्राफी क्या होती है? ये भी एक पुस्तकों की लिस्ट होती है, ये भी एक सूची होती है, पर ये किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी का ना होकर ये किसी सब्जेक्ट पे हो सकती है, किसी कॉमन सब्जेक्ट पे हो सकती है, जैसे सोशल साइंस पे हो सकती है, किसी ऑथर पे हो सकती है। सब्जेक्ट कहने का मतलब कि एक देश में सोशल साइंस पर या साइंस पर कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई है उसका हो सकती है। ऑथर पे कहने का मतलब कि एक ऑथर के ऊपर हमारे देश में कितनी पुस्तकें छपी है या उनके द्वारा कितनी पुस्तकें छपी हुई है, इसकी लिस्ट होती है। मतलब कहने की एक समान लिस्ट होती है विषयों की, ठीक है, उसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। और ये बिब्लियोग्राफी शब्द जो है ग्रीक वर्ड बिब्लियोन और ग्राफी से मिलकर बना है। बिब्लियोन का मतलब होता है बुक और ग्राफिक का मतलब होता है लिखना, यानी पुस्तकें लिखना या पुस्तकों के बारे में लिखना, ये हमारा हो जाता है बिब्लियोग्राफी। और यहाँ बिब्लियोग्राफी जो है बहुत प्रकार की होती है, जैसे नेशनल बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, ट्रेड बिब्लियोग्राफी हम बनाते हैं, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी होती है, स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी होती है। बिब्लियोग्राफी के बारे में आप लोग को पेपर 5 में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। आपका नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या होती है? तो एक देश में उत्पादित एक साल में जितनी भी पुस्तकों का उत्पादन किया जाता है, वो किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकता है, किसी ऑथर पे हो सकता है, किसी भी टॉपिक पे हो जाता है, उसका जब हम लोग बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं, तो वो हमारा नेशनल बिब्लियोग्राफी होता है। और हमारे देश में नेशनल बिब्लियोग्राफी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा दिया जा रहा है, और वो भी 1997 से दिया जा रहा है। और ये जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है वो नेशनल लाइब्रेरी का एक भाग है। और ये हमारे देश की जो नेशनल बिब्लियोग्राफी है वो INB के नाम से जानी जाती है, जिसे हम इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है मंथली है, यानी ये मासिक पत्रिका है, महीने में एक बार प्रकाशित होती है, ठीक है। और ये जो है ना हमारे देश की 4 जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी होती है उनको ये कम से कम पुस्तकें एक पुस्तकें उन लोगों को प्रदान करती है। यानी एक हमारे देश में जो भी पब्लिशर पुस्तकें पब्लिश करते हैं उनको एक प्रति जो होती है इन चारों लाइब्रेरी को देनी होती है। वो 4 लाइब्रेरी में पहला है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो आपका महाराष्ट्र में है, नेशनल लाइब्रेरी जो कलकत्ता में है, फिर आपका हो गया दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो दिल्ली में है, और कोनेम्रा पब्लिक लाइब्रेरी। ये 4 लाइब्रेरी है जो भारत में डिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करती है। यानी कि जितने भी पब्लिशर्स होते हैं जो पुस्तक वो छापते हैं, बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, वो एक पुस्तकों की प्रति उन्हें इन 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी को देना उन्हें ज़रूरी होता है। और ये 1956 में कुछ इनमें संशोधन हुआ, 1956 में संशोधन करके इसमें न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल को भी शामिल किया गया। इससे पहले किसी भी पीरियोडिकल या न्यूज़पेपर को शामिल नहीं किया जाता था। और इसमें जैसे म्यूजिक हो गया, चिप लिटरेचर हो गया, चिप पुस्तकें हो गई, सस्ती पुस्तकें हो गई, इन सबों का हम क्या इसमें संकलन नहीं करते या फिर ऐसे पुस्तकों का हम लोग लिस्ट नहीं तैयार करते हैं। ये हमारा INB हो गया। सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी सब्जेक्ट पे कोई बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी होता है। वो सब्जेक्ट हमारा कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई ऑथर हो सकता है। जैसे एक देश में एक साल में जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कितनी सारी पुस्तकें निकली, उसका हम लोग बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं। सोशल साइंस के ऊपर कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, उसका जब हम कलेक्शन करते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी हो जाता है। अब आते हैं ट्रेड बिब्लियोग्राफी की तरह। ट्रेड बिब्लियोग्राफी जो पुस्तक के पब्लिशर्स होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है।
किस लिए? सेल को प्रमोट करने के लिए, यानी पुस्तकों का विक्रय करने के लिए जो हम बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं वो हमारा ट्रेड बिब्लियोग्राफी कहलाता है। इसका उद्देश्य ये होता है सेल टू प्रमोट, यानी सेल को प्रमोट करने के लिए। ये क्या होता है? ये बिब्लियोग्राफी तैयार करके लाइब्रेरी में देते हैं और भी जहाँ पे पुस्तकों की ज़रूरत होती है वहाँ पर देते हैं। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? एक तो ये पुरानी भी तैयार करते हैं और नई पुस्तकों की भी तैयार करते हैं। इससे तो ये तो जानकारी हमें होती है कि पहले किस किस टॉपिक पर, किस किस ऑथर पर कितनी पुस्तकें निकली हैं, और इससे ये भी जानकारी होती है कि कौन कौन सी नई पुस्तकों का संकलन हुआ है, कौन कौन सी नई पुस्तकें छपी हैं। इससे हम ट्रेड बिब्लियोग्राफी करते हैं। इसके बाद है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी का कंसेप्ट तो आया, पर ये कहते हैं कि इतना यूज में नहीं है। कहीं कहीं है, क्योंकि ये एक देश में ना होकर पूरे विश्व में जितनी पुस्तकें छपती हैं उसका ये लिस्ट तैयार करती है। एक विश्व में एक सब्जेक्ट पर कितनी पुस्तकें छपी है, किसी ऑथर पे कितनी से पुस्तकें छपी है। तो ये उतना पॉसिबल है क्या कि पूरे विश्व के पुस्तकों का संकलन किया जा सके? नहीं, क्योंकि आज प्रिंटिंग एरा में इतनी किताबें छप रही हैं कि आप एक एक मिनट में बोले लाखों किताबें छप रही हैं, तो इन सारे किताबों का संकलन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो कहा जाता है इसका कंसेप्ट थोड़ा कमज़ोर है। लाने की तो कोशिश किया गया, अपनाने का भी कोशिश किया गया, पर अभी ये उतना करंट यूज में नहीं है। और उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी। जो डेटा के कलेक्शन से रिलेटेड बिब्लियोग्राफी तैयार की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो हम लोग जाने कि कैटलॉग भी होती है, वो भी लिस्ट ऑफ बुक होती है, पर किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी की। बिब्लियोग्राफी भी जो होती है वो भी लिस्ट ऑफ बुक होती है, पर ये किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी ना होकर किसी सामान्य विषय पर हो सकती है। सामान्य विषय कहने का मतलब कोई एक ऑथर हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, उस पर यह तैयार की जा सकती है। बिब्लियोग्राफी तो आप लोग समझ गए, कैटलॉगिंग भी समझ गए। अब इसमें अंतर समझ लेते हैं। हमारी जो क्या होती है, कैटलॉग क्या होती है? ये किसी भी पर्टिकुलर या लाइब्रेरी की लिस्ट होती है। बिब्लियोग्राफी ये किसी लाइब्रेरी की लिस्ट ना होकर ये समान पुस्तकों की सूची होती है। जैसे ये किसी ऑथर पर हो सकती है, किसी सब्जेक्ट पर हो सकती है। हम लोग कैटलॉग का यूज एज अ बिब्लियोग्राफी कर सकते हैं, मगर हम लोग बिब्लियोग्राफी का यूज जो है एज ए कैटलॉग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो कैटलॉग जो होता है वो क्या होता है? वो लिस्ट ऑफ बुक होता है। वो एक किसी लाइब्रेरी के द्वारा तैयार की जाती है, मगर बिब्लियोग्राफी में तो किसी एक लाइब्रेरी के पुस्तकों का संकलन या कलेक्शन नहीं करते हैं। वो पूरे देश में जितनी पुस्तकें छपती है उसका हम संकलन करते हैं। इसलिए ये इसको हम लोग लाइब्रेरी कैटलॉग के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। कैटलॉग कार्ड जो है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल की ये पूर्ति करता है, यानी जब जब हम लाइब्रेरी में विजिट करते हैं हम इसे इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, यानी बार बार हमसे सूचना ले सकते हैं। बार बार सूचना देती है कि कौन से रीडिंग मटेरियल कहाँ पर किस रैक पर उपलब्ध है, मगर बिब्लियोग्राफी से हम इंफॉर्मेशन रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। और लाइब्रेरी कैटलॉग जो है लाइब्रेरी के नियमों का पालन करती है, ये 5 लॉ का पालन करती है, मगर बिब्लियोग्राफी जो है वो लाइब्रेरी के नियमों का पालन नहीं करती है। और लाइब्रेरी कैटलॉग जो होती है वो पूर्ण होती है, अपने आप में कंप्लीट होती है। ये कंप्लीट कैसे होती है? क्योंकि वह किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी की सूची होती है, तो वह अपने आप में परिपूर्ण होती है। ये अप टू डेट होती है। इसको समय समय पर हम इसको अप टू डेट करते हैं। अप टू डेट कैसे करते हैं? कौन सी पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में आई है उसकी हम एंट्री करते हैं, और ये हम देखते हैं कि कौन सी पुस्तकें हमारे लाइब्रेरी में यूज में नहीं है। जो पुस्तकें यूज में नहीं है उसकी हम एंट्री हटा देते हैं, उसे वेडिंग आउट पॉलिसी की तरह उसको लाइब्रेरी वेडिंग आउट पॉलिसी की मदद से उस पुस्तक को हटा दिया जाता है। अब ठीक है सर, सब
हम लोग जान के अब देख लेते कैटलॉग का नीड होता है। कैटलॉग हम लोग बनाते क्यों हैं? प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले इसलिए बनाते हैं। 5 लॉ वाला जो वो डाल दीजिएगा। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले इसलिए बनाते हैं। ईजी टू एक्सेस कर सके, यानी लाइब्रेरी में जो भी हमारे रीडिंग मटेरियल को हम खोजने गए उसे हम आसानी से खोज सकें, ईजी टू सर्च हो सके। ये लाइब्रेरी की प्रबलता या सबलता के बारे में हमें जानकारी देती है। पुस्तकालय सूची प्रत्येक ग्रंथ हेलो, आवाज आ रही है ना? और ये सबसे जरूरी है, ये यूजर्स का समय को बचाने में मदद करती है। ठीक है, जैसे जैसे हम जानते हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉग जिसका हम अभी प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, ये इस तरह से नहीं थी। जैसे जैसे समय बीता गया है इसके स्वरूप में भी बहुत सारे चेंज आई हैं। तो अब देखेंगे हम इसके स्वरूप में चेंज कैसे आई है। तो सबसे पहले, एक मिनट रुकिएगा, तो पानी है क्या? हमने कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी का अंतर समझा। सेल्फ लिस्ट, पेपर 3 में आप लोगों ने सेल्फ लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, पेपर 2 में भी पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा। सेल्फ लिस्ट और कैटलॉग में क्या अंतर है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सेल्फ लिस्ट आखिर होती क्या है? सेल्फ मतलब होता है निधानी। निधानियों पर पुस्तक जिस क्रम में रखी हुई होती है उसे हम सेल्फ लिस्ट कहते हैं। और सेल्फ लिस्ट क्यों बनाई जाती है? यह स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए बनाई जाती है। स्टॉक वेरिफिकेशन होता क्या है? ये प्रेजेंट स्टेटस बताता है किसी भी लाइब्रेरी में रीडिंग मटेरियल के बारे में, कोई रीडिंग मटेरियल अभी पर कहाँ पर है, कौन सी, या फिर पुस्तकें जो फेडेड हो गई है उसके बारे में बताता है, आउट ऑफ डेटेड हो गई है। ये सब हमें स्टॉक वेरिफिकेशन के माध्यम से ही मालूम चलता है। और ये जो है ना स्टॉक लाइब्रेरी कैटलॉग, तो लाइब्रेरी के यूजर्स और जो लाइब्रेरी के स्टाफ होते हैं दोनों के लिए बनाई जाती है। पर जो सेल्फ लिस्ट होती है वो सिर्फ लाइब्रेरी के स्टाफ के लिए बनाई जाती है, क्योंकि वो उसके माध्यम से स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य करते हैं। पुस्तकालय सूची जो होती है, हम जान गए कि वो लाइब्रेरी के लिए, यूजर स्टाफ दोनों के लिए बनाई जाती है, परंतु स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, वो लाइब्रेरी के स्टाफ के लिए बनाई जाती है। और हमें स्टॉक वेरिफिकेशन सूची में एक ग्रंथ अनेक पृष्ठें बनाई जाती है, जबकि निधानी सूची ग्रंथ के प्रति केवल एक है। और हम सभी जानते हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन में केवल एक एंट्री करते हैं, और जब हम एंट्री करते हैं किसी भी पुस्तक की तो उसकी एक एंट्री ना कर मेन एंट्री के अलावा और भी बहुत सारी एंट्रियाँ की जाती है, जिसे हम एडेड एंट्री कहते हैं। यानी कि एक पुस्तक की कम से कम 6 एंट्रियाँ बनाई जाती है। अब हम कहते हैं कैटलॉग और एक्सेशन रजिस्टर में अंतर। एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है? लाइब्रेरी में जैसे जैसे पुस्तकें आती है उस क्रम में जब हम किसी रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड करते हैं उसे हम एक्सेशन रजिस्टर कह रहे होते हैं। यानी कि हमारी लाइब्रेरी में पुस्तकें आई और उसका रिकॉर्ड हम कर दिए किसी रजिस्टर में, वो हमारा एक्सेशन रजिस्टर कहते हैं। ये जो एक्सेशन रजिस्टर होता है इसकी जो साइज़ होती है 16x3 इंचेस में होती है, और ये इसमें 14 कॉलम होते हैं। प्रेजेंट एरा में अब 15 हो गया, पहले इसमें 14 कॉलम हुआ करते थे, मगर अब इसमें टोटल 15 कॉलम हो गए हैं। ये भी क्या होती है, एक लिस्ट ही होती है किसमें से पुस्तकों के बारे में लिखा जाता है। पर इसमें अंतर सिर्फ ये हो जाता है कि हम लोग कैटलॉग कार्ड में किसी भी बुक का बिल नंबर नहीं लिखते हैं, प्राइस नहीं लिखते हैं,
मगर एक्सेशन रजिस्टर में हम बुक का बिल नंबर लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं, वो कहाँ से आई है इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, एक्सेशन रजिस्टर के माध्यम से मिलती है। कैटलॉग जो होता है इससे हम इंफॉर्मेशन रिट्राइव बार बार कर सकते हैं, पर एक्सेशन रजिस्टर से हम इंफॉर्मेशन का रिट्राइव बार बार नहीं कर सकते हैं। और एक्सेशन रजिस्टर से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि हमारी लाइब्रेरी में जो कलेक्शन में कितनी वृद्धि हुई है और कितनी वृद्धि नहीं हुई है, जबकि कैटलॉग से हमें लाइब्रेरी के कलेक्शन यानी डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितनी नई पुस्तकें आई है आदि के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, जब तक कि यूजर्स उस बुक को, उस नई कलेक्शन को आकर ना मांगे। अब आते कैटलॉग और इंडेक्स क्या होता है। कैटलॉग से आप लोग जानिए कि आप जानते इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स जो होता है वो पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी चीज़ का क्या होता है वो पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन देता है कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन कोई एक शब्द का हो सकता है कि जैसे बुक में कोई आपको शब्द खोजना है, उसके बारे में हमें ये जानकारी देती है। जैसे मान लीजिए आजकल हम लोग रिजल्ट ही देखते हैं, रिजल्ट आता है उसमें तो इतने सारे रोल नंबर लिखे रहते, इतने सारे नाम रहते हैं, तो पॉसिबल तो नहीं होता है। अगर वहाँ पे सर्च करते हैं, मान लीजिए हम लिख दिए पूजा, पूजा नाम से जितना भी आपका वहाँ पे रिजल्ट होगा वो हमें दिखा देगा, मैंने ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया, यानी वो हमें क्या किया, पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन दे दिया। तो इंडेक्स का काम क्या है, ये पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन देता है हमें। और लाइब्रेरी कैटलॉग क्या पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बल्कि ये लाइब्रेरी में जो कलेक्शन होता है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। जान गए कि लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, सेल्फ लिस्ट और कैटलॉग में क्या डिफरेंस है, कैटलॉग और एक्सेशन रजिस्टर में क्या डिफरेंस है, कैटलॉग और आपके इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। इतने सारी चीज़ें जान गए हैं और ये शायद आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका लाइब्रेरी कैटलॉग से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ज़रूर रहता है कि लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है, वो बिब्लियोग्राफी से कैसे अंतर है। एकदम एक क्वेश्चन का शायद आंसर आप लोग का तैयार हो गया होगा। अब जानते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग के फॉर्म के बारे में। हम आज जैसा कैटलॉग कार्ड यूज करते वो पहले ऐसे और नहीं हुआ करती थी। और लाइब्रेरी कैटलॉग का दो फॉर्म होते हैं, एक होता है फिजिकल फॉर्म होता है और एक इनर फॉर्म होता है। फिजिकल फॉर्म किसे बोलते हैं, किसी भी चीज़ का जो बाहरी बनावट होती है, उसका आकार होता है, रंग रूप, उसका साइज जो होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फॉर्म कहते हैं। तो हमारे कार्ड के भी फिजिकल फॉर्म होते हैं और समय समय पर इसमें बहुत परिवर्तन हुआ है लाइब्रेरी कैटलॉग के फिजिकल फॉर्म में। सबसे पहले फिजिकल फॉर्म जो है हमारे लाइब्रेरी का दो भागों में डिवाइडेड है, एक कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में प्रिंटेड फॉर्म आ जाते हैं जो परंपरागत रूप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल में जो मशीन का हम लोग यूज करने लगे हैं, मशीन रीडेबल कैटलॉग का यूज करने लगे, वो हमारे नॉन कन्वेंशनल फॉर्म में आते हैं। तो कन्वेंशनल फॉर्म में कौन कौन से आ जाते हैं, पहला हो जाता है प्रिंटेड बुक फॉर्म आया, उसके बाद गार्ड बुक फॉर्म आया, फिर सिर्फ गुड फॉर्म आया, फिर कार्ड फॉर्म आया। अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो इसमें विजिबल इंडेक्स फॉर्म आता है, मशीन रीडेबल कैटलॉग आता है, माइक्रो फॉर्म कैटलॉग आता है। अब जानते हैं कि ये प्रिंटेड बुक फॉर्म क्या होता है। तो प्रिंटेड बुक फॉर्म का जो सबसे पहला यूज हुआ था 1723 में किया गया था, हार्वर्ड कैटलॉग के द्वारा किया गया था। 1723 में अमेरिका में किया गया था। इसके बाद इसका जो यूज हुआ था प्रिंटेड बुक फॉर्म का 1745 में किया गया था, येल बुक कैटलॉग के द्वारा किया गया था। और सबसे जो प्रचलित जो फेमस है 1787 में ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा प्रिंटेड बुक फॉर्म का यूज किया गया था। इसके नाम से क्या होता है, ये बुक फॉर्म में होती है, इसका नाम से ही पता चलता है। इसमें होता क्या था, एक हम लोग पेज ले लेते हैं,
उस पेज पर बुक से रिलेटेड जितनी एंट्रियाँ होती थी हम लोग उस पर लिख देते थे। ऐसे बहुत सारे पेज तैयार किया जाता था, उस पेज को तैयार करके चिपका के उसका जिल्दबंदी करके हम उसको क्या करते थे, एक बुक का आकार दे देते थे। बुक का आकार होने की वजह से ये क्या होता था, इसको हम प्रिंटेड बुक फॉर्म के नाम से जानते हैं। यानी बुक के जैसी मिलती जुलती थी, वो हमारा क्या हो गया, इसका नाम पड़ गया प्रिंटेड बुक फॉर्म हो गया। प्रिंटेड बुक फॉर्म में होने के कारण ये क्या होता था कि इसका यूज करना आसान था, यानी हैंडी फॉर्म में था तो इसको हम आसानी से यूज कर सकते थे। हैंडी फॉर्म में होने की वजह से इसको हम कहीं से भी आसानी से यूज कर सकते हैं, यानी लाइब्रेरी के अंदर भी बैठकर यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी के बाहर भी इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत कम जगह घेरती थी, जो बुक फॉर्म होने की वजह से ये बहुत कम जगह घेरती थी, तो इससे क्या होता था, लाइब्रेरी में जो स्थान की समस्या का ये एक तरह से निवारण करती है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी के द्वारा जब ये प्रिंटेड बुक फॉर्म तैयार किया जाता था तो छोटी लाइब्रेरी क्या करती थी, उसके माध्यम से वो अपना क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग भी कर सकती थी। मतलब ये छोटी लाइब्रेरियों के लिए क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग करने का एक माध्यम हो जाता था, उनके लिए बुक सिलेक्शन का भी ये काम करती थी। और ये बड़ी लाइब्रेरी की तरह बनाया जाता था, जब बहुत अधिक बुक प्रिंटेड बुक फॉर्म इकट्ठा हो जाता है, इनका ये विक्रय कर देती थी। विक्रय कर देने की वजह से क्या होता था, ये एक लाइब्रेरी के इनकम का सोर्स का ये माध्यम भी है। और एक बुक की बहुत सारी एंट्री होने की वजह से मल्टीपल एंट्री हो जाती थी, तो एक समय बहुत सारे यूजर्स इसका यूज कर सकते थे। ये हमारा प्रिंटेड बुक फॉर्म था। इसके कुछ दोस्त मतलब लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन ये था कि हम लोग एक ही बुक पर बहुत सारे एंट्री कर देते थे और उसको बुक का आकार दे देते थे, जिसको अप टू डेट करना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए कोई नई बुक आई लाइब्रेरी में, उसका एंट्री करना हो तो हम उसमें एंट्री नहीं कर सकते थे क्योंकि जगह ही नहीं होती थी, या फिर कोई पुस्तक जो यूज में नहीं रही, उससे रिलेटेड कार्ड को हटाना है, एंट्री को हटाना है तो हम उसको हटा नहीं सकते थे। तो इसकी कुछ सीमाएं थी। प्रिंटेड बुक फॉर्म के बाद आया हमारा गार्ड बुक फॉर्म या पेस्ट डाउन फॉर्म। पेस्ट डाउन फॉर्म यानी नाम से ही पता चलता था कि इसको हम लोग क्या करते थे, कहीं पर पेस्ट कर दिया जाता है, यानी कि चिपका देते थे। इसमें क्या करते थे, जो प्रिंटेड बुक फॉर्म की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए हमें बुक गार्ड फॉर्म का लाया गया। इसमें क्या करते थे, हम छोटे छोटे स्लिप में एंट्री करते थे, लिखते थे, या तो हम उसको हाथ से लिख देते थे या फिर मशीन के द्वारा उसको टाइप करके बनाया जाता था। और उस छोटे छोटे स्लिप को एक बड़े से रजिस्टर पर क्या होता था, चिपका देते थे। और जब दो एंट्री यानी दो कार्ड के बीच थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता था, ठीक है, वो जगह इसलिए छोड़ा जाता था ताकि हम जो है एंट्री को अप टू डेट कर सके, यानी लाइब्रेरी हमने हमारी अगर नई पुस्तकें आती हैं तो उसकी हम लोग सुविधा से एंट्री कर सके, यानी हमारा जो कैटलॉग है, जो एंट्री है, उसको हम लोग अप टू डेट कर सके। यही हमारा बुक कार्ड फॉर्म था। जानते हैं कि ये भी जब प्रिंटेड बुक फॉर्म की तरह था, अंतर सिर्फ इतना था कि इसमें बस हम लोग जगह छोड़ते थे। प्रिंटेड बुक फॉर्म से भली भांति परिचित है, तो इसको भी हमें यूज करना क्या होता था, आसान होता था। इसमें नई पुस्तकों की एंट्री बहुत आसानी से कर सकते थे। इसका दोष ये था कि ये बहुत मोटा पेपर होता था, उस पर इसको चिपकाते थे। हाँ, और जब हम लोग कार्ड चिपका रहे थे, स्थान भी बहुत घेरती थी, यानी कि ये जगह बहुत घेरती थी और ये यूज करते करते क्या होती थी, ये फट जाती थी, जो देखने में बहुत खराब लगती थी। और इसमें अप टू डेट करने के लिए कभी कभी या तो कार्ड को काट दिया जाता था। इसमें कार्ड फाड़ने की वजह से या ज़्यादा यूज करने की वजह से ये बहुत गंदी दिखने लगती थी, देखने में आकर्षित नहीं लगती थी, इसलिए इसका भी प्रचलन धीरे धीरे कम हो गया। अब आया हमारा सिप फॉर्म। कहते हैं सिप फॉर्म का जो पहला यूज किया गया था 1871 में लीडन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। 1891 और 92 में भी कुछ कुछ चेंज आया है, पर इसको जो डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो मेरा आर्थर लैम्बर्ट को जाता है। उन्होंने इस मॉडल को सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ये जो सिप फॉर्म होता है, जस्ट लाइक जैसे आप लोग 9 या 10th क्लास में आप लोग प्रैक्टिकल का कॉपी बनाते थे,
उसमें 2 होल हुआ करते थे पेपर में, और उस होल में को क्या करते थे, उस रजिस्टर में आप क्या धागा होता था, उस धागे में आप क्या करते थे, उस पेपर को घुसाकर बांध देते थे। जस्ट लाइक उसी की तरह ये हमारा जो सिप फॉर्म है होता था। उसका कागज जो होते थे उसके बाएं तरफ 2 होल होता था, उस कागज पर हम एंट्री कर देते थे पुस्तकों को, और उस होल के माध्यम से किसी भी रजिस्टर में जो उस धागे के माध्यम से बांध दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, और एक रजिस्टर में 500 से लेकर 600 तक की हम लोग पुस्तकों की एंट्री हम लोग क्या कर सकते थे, और एक पेपर पे बहुत सारे पुस्तकों की एंट्री एक साथ किया जाता था। इससे क्या फायदा हुआ, इससे जो हुआ अप टू डेट करने की जो समस्या थी उसका काफ़ी हद तक समाधान हो गया। मान लीजिए कोई नई पुस्तकें आई, उसका हम लोग एंट्री किए और वो धागा खोल के उस एंट्री को हम लोग जो भी पेपर था उसको हम लगा दिए, या फिर कोई पुस्तकें पुरानी हो गई उससे एंट्री को या कार्ड को निकालना होगा तो हम लोग धागा खोल के जो हमारे यूज़ में नहीं है, जो पुस्तकें यूज़ में नहीं, उसकी जो एंट्री है उसको हमने एंट्री आराम से निकाल के उसको बाहर हम लोग रख देते थे। और इसका जो साइज होता था 6x4 इंच का होता था। इसका जो पेपर का साइज जो होता था 6x4 होता था। इसका सबसे बड़ी सुविधा थी कि इससे क्या था, हमारा जो एंट्री होता था, कार्ड होता था, उसको हम आसानी से अप टू डेट कर सकते थे। एक से अधिक एक एंट्री की बहुत सारी कॉपी तैयार की जाती थी। एक से अधिक कॉपियाँ होने के फलस्वरूप एक ही समय में अधिक पाठक इसका यूज कर सकते थे। इससे क्या होता था, यूजर्स का समय बच जाता था, यह स्थान कम घेरती थी, इसका यूज सरल था, सुविधाजनक था यूजर्स के लिए। इसका सबसे बड़ा दोष ये था कि मान लीजिए एक मतलब सूची में हम लोग 500 से 600 कागज को एक साथ हम लोग रखते थे। मान लीजिए उसमें से हम लोगों को 200 नंबर का कार्ड निकालना है, तो उसमें क्या होता था, उससे पहले हम 300 कार्ड निकालेंगे तब तो 200 नंबर या 201 नंबर जो भी कार्ड है उसका हम निकालेंगे। तो इसका सबसे प्रॉब्लम जो कमियां बोल सकते थे तो ये था कि ये कार्ड को बनाने, उसको रखने या निकालने में बहुत अधिक ये समय लेती थी। और पेपर पे बनाई जाती थी, पतले पतले पेपर पे होती थी, तो ये क्या होता था, बहुत कम टिकाऊ होती थी। ये बार बार यूज में आने के कारण ये फट जाती थी। बार बार यूज होने से हम सभी जानते हैं कि पेपर क्या होता है, वो थोड़ा मोटा हो जाता है, फूल जाता है, तो उसको यूज करने में हमें प्रॉब्लम होने लगी। इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए इसका भी यूज कम हो गया। अब आते हैं हम लोग कार्ड फॉर्म, जो अभी प्रेजेंट टाइम में ये यूज में है। ठीक है, ये कार्ड फॉर्म का जो आकार होता है, अगर इंच में बात की जाए तो 5x3 इंच होता है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है कार्ड की होती है 5x3 इंच की होती है ये। और सेंटीमीटर में बात किया जाए तो ये 12.5 सेंटीमीटर से लेकर 7.5 सेंटीमीटर की होती है। और इसका सबसे पहला यूज किया गया था पेरिस में किया गया था, रोजियर के द्वारा किया गया था। कार्ड पर एंट्री करना बहुत ही इजी होता है, और एक किसी भी बुक की हम लोग कम से कम 6 एंट्री करते हैं। और भी एंट्रियाँ हो सकती है, मगर किसी भी बुक की जब हम एंट्री करते हैं कम से कम 6 एंट्री करते हैं। एक मेन एंट्री होता है और बाकी उनकी क्या हो जाती है, एडेड एंट्री हो जाती है। और ये जो कार्ड जो है ये लाइन वाली भी आती है और ये प्लेन भी आती है। ये लाइब्रेरी पर डिपेंड करता है वो किस तरह का वो कार्ड यूज करना चाहती है। कार्ड जो होता है इसमें एक होल होता है कार्ड में। ये होल इसलिए होता है कि जब हम इसको कैबिनेट ट्रे पे रखते हैं तो कैबिनेट ट्रे में एक छड़ लगी होती है, उस छड़ में हम कार्ड को क्या होता है घुसाते जाते हैं और रखते जाते हैं। यह आकार में छोटी होती थी, इसमें एंट्री करना आसान हो गया, इसको अप टू डेट करना इजी होता है। तो इसलिए आज के डेट में कार्ड फॉर्म बहुत अधिक प्रचलित है। हम जानते हैं कि ये कार्ड कभी भी पुरानी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसको हम सरलता से इसमें क्या हो सकते हैं, हम एंट्री कर पाते हैं, यानी अप टू डेट कर पाते हैं। ये बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होती, यानी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, देखने में सुंदर लगती है।
कारण हम कार्ड कैटलॉग का यूज करते हैं। हमने देखा कि लाइब्रेरी का जो फिजिकल फॉर्म होता है इसमें कौन कौन आ गया हमारा, कन्वेंशनल में प्रिंट फॉर्म आ गया, बुक प्रिंट फॉर्म आ गया, गार्ड फॉर्म हो गया, सिप फॉर्म हो गया और कार्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद आता है हमारा नॉन कन्वेंशनल यानी अपरंपरागत फॉर्म, जिसको हम मशीन के माध्यम से पढ़ते हैं। ये जो प्रिंटेड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है या बोल लेंगे नॉन कन्वेंशनल फॉर्म है, इसका लाने का मेन उद्देश्य यही है कि हमारी लाइब्रेरी जो है दिन पे दिन ग्रो कर रही है। आज हम जिस एरा में रह रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर का एरा है या फिर आईटी का एरा कहते हैं। आज हमारी लाइब्रेरी जो है कन्वेंशनल लाइब्रेरी नहीं रह गई है, ये डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में परिवर्तित हो गई है, ऑटोमेटेड हो चुकी है। इसे हम वर्चुअल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। ये लाइब्रेरी जो हमारी हाइब्रिड हो चुकी है, यानी कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर का यूज होने लगा है। कंप्यूटर का यूज होने की वजह से हम कार्ड का जो फॉर्म है, एंट्री का फॉर्म है, वो हमारा परंपरागत कैसे रहेगा, कन्वेंशनल कैसे रहेगा, इसको भी अप टू डेट किया गया। अप टू डेट करने का ये माध्यम के कंप्यूटराइज किया गया। जो हमारी एंट्री जो है आज के समय में जो हम एंट्री करते हैं वो कंप्यूटराइज एंट्री करते हैं, जिसमें हम लोग मार्क का यूज करते हैं। इसको लाने का एक मशीन रीडेबल पे लाने का सबसे फ़ायदा ये हुआ कि ये इजी टू यूज हो गया और इजी टू ये एक्सेस हो गया। यूजर्स का समय बच सकते हैं, यूजर्स कहीं भी किसी भी टाइम में वो आसानी से अपने रीडिंग मटेरियल तक एक्सेस कर सकता है। ये कम स्थान घेरता है। हम सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी में स्थान की जो समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से रीडिंग मटेरियल बढ़ रहे हैं, यूजर्स बढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी के स्टाफ बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार से हमारे लाइब्रेरी का जो स्थान है वो नहीं बढ़ता है। और किताब बढ़ता है तो हम जानते हैं किताब बढ़ा तो उससे क्या हो गया, कार्ड की किताबों के से रिलेटेड एंट्री बढ़ती है और एंट्री बढ़ती है तो वो स्थान भी ज़्यादा लेती है। तो ये क्या है, और हम लोग जब मशीन रीडेबल हो गया तो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो ये स्थान की समस्या का भी ये समाधान करती है। इससे हम सूचनाओं तक शीघ्र पहुँच सकते हैं और ये हमारे बहुत सारे अप्रोच को पूरा करते हैं। हम जिस अप्रोच से जिस समय जितना जल्दी हो सके हम कंप्यूटराइज्ड माध्यम से हम लोग आते हैं। आपका कंप्यूटराइज्ड माध्यम में यानी नॉन कन्वेंशनल में 3 तरह के आ जाते हैं। एक तो मार्क फॉर्म हो गया, एक माइक्रो फॉर्म आता है, इनविजिबल फॉर्म आता है, इनविजिबल इंडेक्स फॉर्म। इनविजिबल सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो क्या होता है, जो सूक्ष्म स्वरूप होता है उसमें जो कार्ड होता है एक लोहे पे, ये क्या होता है, एक लोहे का छड़ बना हुआ था, उस पर हम लोग क्या एंट्री करके उस लोहे में उस कार्ड को घुसा देते हैं और उसकी बनावट ऐसी होती है कि कार्ड का जो एंट्री होती है उसका जो वो हमें दिखती है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनविजिबल फॉर्म कहते हैं, यानी विजिबल फॉर्म कहते हैं। और ये ज़्यादातर हमारा औद्योगिक पुस्तकालयों या जो भी व्यापारिक लाइब्रेरी होती थी वो इसका यूज करती थी। और इसका जो आकार होता था, इस पत्रक का आकार जो होता था 12.5 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होता था। और ये जो फॉर्म है हमारे देश में बहुत कम यूज होता है। इसके बाद आया सूक्ष्म फॉर्म, जिसको हम लोग माइक्रो फॉर्म कहते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक माइक्रो फिल्म होता है, एक माइक्रो फिश होता है। इसमें क्या होता है, एक छोटे से उपकरण पर एक छोटा सा होता है जिसपे हम क्या करते हैं, कार्ड की हम लोग एंट्री करते हैं। और जो कार्ड की जो एंट्री करते हैं इसको पढ़ने के लिए हमें माइक्रो रीडर की आवश्यकता होती है। तो जो माइक्रो फिल्म होता है इसमें क्या, जो भी एंट्री दिखाई जाती है वो चलचित्र की तरह दिखाई जाती है। जिस तरह से चलचित्र होता है मतलब वीडियो फॉर्म में मतलब दिखाई जाती है। और माइक्रोफिश में क्या होता है कि इसमें इसका जो स्लाइड होता है उससे हम लोग को खुद स्लाइड करना होता है, एक एक करके इसमें हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन होता है बुक से रिलेटेड या जो भी एंट्री को हुई है हम लोग एक एक करके हम उसकी सारी एंट्रियाँ को देखते हैं। और इसको देखने के लिए क्या हो जाता है, हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए,
इसके लिए एक स्पेशल रीडर आता है, माइक्रोफिल्म रीडर आता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है। उसी के माध्यम से हम इसको देख पाते हैं और करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, ये बहुत कम स्थान घेरती थी, बहुत मतलब माइक्रोफिल्म या माइक्रोफिल्म में होने की वजह से, एक छोटे से मशीन में होने की वजह से ये बहुत कम ही जगह घेरती थी। इसको कहीं भी आसानी से हम लोग ले जा सकते थे, ला सकते थे, कहीं भी यूज कर सकते थे। इसके द्वारा हम लोग मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते थे। ये सब इसमें सारी फैसिलिटियाँ थी। इसका दोष क्या था, इसको केवल हम अभी पढ़ें कि नंगी आंखों से, हम लोग खुली आंखों से इसको नहीं दे सकते। इसको पढ़ने के लिए हमें माइक्रोफिल्म या माइक्रोफिल्म रीडर का उपयोग करना पड़ता था। और इसको एक ये जानते इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसके लिए एक विशेष साफ सफाई, इसको निगरानी की ज़रूरत होती है। और ये छोटे लाइब्रेरियों के लिए क्या होती है, ये ज़रूरी नहीं होती है। अब आया मशीन फॉर्म। मशीन जब हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड हो गई, जब हमारी लाइब्रेरी में कंप्यूटर का यूज़ होने लगा, तो हम जो एंट्रियाँ बनाने लगे वो भी कंप्यूटराइज करने लगे। यानी जो भी आज हमारी एंट्रियाँ होती है वो कंप्यूटराइज्ड होती है। तो इसमें कंप्यूटराइज फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मार्क का यूज़ करते हैं। और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे CCF है, ISBD है, मार्क है, यूनी मार्क है। इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या है, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। मार्क क्या है, अगर इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो मार्क का फुल फॉर्म है मशीन रीडेबल कैटलॉग कहते हैं इसको सबसे पहले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, इसके जो भी बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड थे लाइब्रेरी के, उसका रिकॉर्ड करने के लिए मशीन फॉर्म में, और वो दूसरे लाइब्रेरी को ताकि वो प्रदान कर सके और दूसरे लाइब्रेरी के जो रिकॉर्ड है उसके बारे में वो जानकारी वो ले सके। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 16 लाइब्रेरी का चुना था और उस 16 लाइब्रेरियों के द्वारा कलेक्शन का निर्माण करके वो मार्क का निर्माण की। कहते हैं मार्क का जो बनाने का श्रेय जाता है वो डेनिसन को जाता है, डेनिसन अब्राहम को जाता है, जो 1960 में सबसे पहले उन्होंने मार्क की रूपरेखा तैयार की। उसके बाद 1963 में W किंग जो थे इस पर एक मीटिंग किए थे कि हाँ एक ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, एक बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट होना चाहिए जो मशीन रीडेबल होना चाहिए, जिसको हम लोग मशीन के द्वारा उसकी एंट्री कर सके और मशीन के द्वारा उसको हम क्या कर सके, बना सके और उसका यूज कर सके। हमने पढ़ा कि लाइब्रेरी कांग्रेस द्वारा मार्क को बनाया गया 1960 में से इसका शुरुआत हो गया, मगर पहला जो मार्क फॉर्मेट आया सबसे पहले वो 1966 में आया, जिसको हम लोग मार्क 1 पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो 2:30 बजे और मार्क 2 जो है 1966 में आया। मार्क जब आया उसमें मार्क में 3 क्षेत्र होते हैं। एक हमारा होता है लीडर होता है, रिकॉर्ड फील्ड होता है जिसे हम लोग डायरेक्टरी फील्ड भी करते हैं, और एक होता है वेरिएबल फील्ड होता है। ये जो हमारा लीडर जो होता है ये 24 कैरेक्टर्स का होता है, यानी 0 से 23 इसमें कैरेक्टर होते हैं। और यह हमारा जो होता है ये जो लंबाई के बारे में जानकारी देता है, स्टेटस के बारे में ज़्यादा आता है, रीडिंग मटेरियल किस टाइप की है उसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। मार्क के बाद जब मार्क का यूज़ होने लगा, मार्क बन गया, तो इसके देश के अलग अलग देश के लाइब्रेरियों ने भी अपना एक फॉर्मेट वो तैयार करने लगे। जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी ने अपना मार्क तैयार कर लिया, आपका ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी ने अपना अलग मार्क तैयार किया, कैनेडियन लाइब्रेरी ने अपना अलग मार्क तैयार करने लगा। हमारा इसके बाद आया यूएस मार्क आया, जो ये ISO 2709 को फॉलो करता है। और ये जो यूएस का जो स्टैंडर्ड था
ये BS स्टैंडर्ड 47-48 पर आधारित है। इसको भी लाने का इसका भी वही उद्देश्य था कि उसकी जो भी एंट्री है वो मशीन पर हो, ताकि उसको इजी टू एक्सेस कर सके, एनी टाइम एनीवेयर वो एक्सेस कर सके, यूजर्स का समय बचे, यूजर्स अपने अधिक से अधिक अप्रोच को पूरा कर सके। इसलिए ये बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट का लाने का प्रयास किया गया है। इसमें 3 फॉर्मेट है। मार्क ऑथोरिटी फील्ड आता है, मार्क डेटा फील्ड आता है, मार्क होल्डिंग फील्ड आता है। ये इसमें अपना 3 ऑपरेट है। उसके बाद एक इंटरनेशनल लेवल पे मार्क लाया गया जिसे हम यूनी मार्क के नाम से जानते हैं। ये 1977 में आया। इसको लाने का श्रेय इफ्ला को जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो मार्क जो होता है, मशीन रीडेबल कैटलॉग जो होता है, ये एक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें भी हम लोग किसी भी बुक का बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड रखते हैं, मगर किसके थ्रू? मशीन के थ्रू डालते हैं और मशीन के थ्रू हम इसका यूज करते हैं। इसके आने से क्या हो गया, हमारे लाइब्रेरी की जो स्थान की समस्या है उसका समाधान हो गया। यूजर्स का जो समय बचने लगा, यूजर्स को कहीं लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं होती, वो घर बैठे ही अपने रीडिंग मटेरियल को वो क्या कर सकते थे, एक्सेस वो आसानी से कर सकते थे। इन सब खूबियों को देखते हुए आज हमारा जो मार्क फॉर्मेट है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मार्क फॉर्मेट में बहुत सारे फील्ड भी हैं। मार्क जो है उसमें बहुत सारे फील्ड हैं। जैसे जब हम लोग कैटलॉग बनाते हैं तो ISBN नंबर डालते हैं, ऑथर के बारे में बताते हैं, कोलैबोरेटर के बारे में जानकारी देते हैं, पब्लिशर्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, ये एक नंबर दे दिया है, उस नंबर में आपको भरना रहता है। जैसे मार्क फील्ड में 010 जो टैग होता है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर के लिए यूज करते हैं। 020 जो टैग होता है, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग का मार्क तो जरूरी आएगा कोई बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट आपके क्वेश्चन में। अगर पिछले साल नहीं आया होगा तो इस साल जरूर आएगा। आप लोग को मार्क को लिखने में ये मदद करेगा। 020 टैग होता है वो ISBN के लिए होता है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के लिए यूज होता है। 100 नंबर का जो टैग होता है वो पर्सनल नेम के लिए यूज किया जाता है। 245 माने 245 नंबर का जो टैग है वो टाइटल का इंफॉर्मेशन देता है। 250 नंबर जो है हमें बुक के एडिशन के बारे में बताता है। 260 नंबर का जो टैग है पब्लिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। 300 जो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, यानी हमें फिजिकल इंफॉर्मेशन, जो किताब की फिजिकल इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। 490 सीरीज की जानकारी देता है। 520 जो है ऑटोमेशन के बारे में देता है। 650 जो है टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में जानकारी देता है। 700 पर्सनल नेम के बारे में बताता है। ऐसे कर करके मार्क में बहुत सारे टैग दिए हुए हैं, अलग अलग एंट्री के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ कुछ जो टैग था हम आप लोग को बताए हैं। वैसे तो मार्क में बहुत सारे टैग हैं। हम लोगों ने लाइब्रेरी के फिजिकल फॉर्म के बारे में जान लिया, यानी फिजिकल फॉर्म किसे कहते हैं, जो उसके आकार के बारे में, बनावट के बारे में, रंग रूप आकार के बारे में जानकारी दे उसे हम फिजिकल फॉर्म कहते हैं। फिजिकल फॉर्म को 2 भागों में बांटा गया, पहला कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में हमारा प्रिंटेड बुक फॉर्म आ गया, बुक गार्ड फॉर्म आ गया, जिसे हम लोग पेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, सिप फॉर्म आ जाता है और हमारा कार्ड फॉर्म भी आ जाता है। नॉन कन्वेंशनल में हमारा विजिबल वाला आ गया, माइक्रोफिल्म रीडर आ गया, यानी माइक्रो फॉर्म आ गया और मार्क आ गया। अब आते हैं हम कार्ड के इनर फॉर्म के बारे में। कार्ड का इनर फॉर्म क्या होता है? फिजिकल से हमने जान लिया उसकी मोटाई कितनी है, कार्ड की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है। इनर का मतलब कि जो हम एंट्री करते हैं, जिस कैटलॉगिंग रूल पे कार्ड में जो एंट्री करते हैं, एंट्री को सिस्टमेटिक वे में करते हैं, वही हमारा कार्ड का इनर फॉर्म कहलाता है। इनर फॉर्म में 3 टाइप के आते हैं। एक अल्फाबेटिकल कैटलॉग आता है, जिसको हम लोग हिंदी में वर्णानुक्रम सूची कहते हैं। दूसरा क्लासिफाइड कैटलॉग आता है, जिसे वर्गीकृत सूची कहते हैं। तीसरा आता है
अल्फ़ाबेटिको क्लासिफाइड कोड कहते हैं, जिसका हिंदी होता है अनुक्रमानुक वर्गीकृत सूची होता है। और ये जो अल्फ़ाबेटिको क्लासिफाइड कोड जो बनाया जाता है, ये अल्फ़ाबेटिकल और क्लासिफाइड दोनों का मिश्रण होता है। अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग में बहुत सारी एंट्रियाँ होती हैं, जैसे लेखक की एंट्री बनती है, टाइटल के नाम से एंट्री बनती है, नाम सूची होती है यानी सब्जेक्ट कैटलॉग होता है, डिक्शनरी कैटलॉग होता है। अब हम जानते हैं लेखा कैटलॉग क्या होता है। इसमें जो हम लोग एंट्री करते हैं किसी भी लेखक के नाम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है, ये अनुवर्णिक यानी क्या होता है, ये अल्फ़ाबेट, इसका जो अरेंजमेंट करते हैं हम लोग इस एंट्री का, वो अल्फ़ाबेटिकल करते हैं। यानी अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे वर्ड बाय वर्ड वो आते जाता है, उसका हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। और हमारा लेखक सूची जो होता है वो लेखक के नाम से तो करते हैं, पर इसके अंतर्गत हमारे लेखक कौन होते हैं, वो एडिटर हो सकते हैं, कंपाइलर हो सकते हैं, ट्रांसलेटर हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, रिवाइजर हो सकते हैं, चित्रकार जो होते हैं यानी जो फोटो बनाते हैं वो हो सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, एक लेखक सूची में वो लेखक की तरह काम करते हैं, यानी वो जब हम लोग ऑथर कैटलॉग बनाएंगे उसमें वो ऑथर होते हैं। ये सूची जो प्राचीन है, वो कन्वेंशनल फॉर्म है और बहुत लंबे समय से चलते आ रही है। और इसमें पृष्ठियाँ जो होती है लेखक के नाम से, जैसे मैंने पहले लेखक के नाम से स्टार्ट की जाती है। इसमें पहले क्या होता है, पहले लेखक का हम लोग क्या लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग फोरनेम लिखते हैं। ऑथर कैटलॉग में स्टार्ट किया है, ऑथर के नाम से करते हैं और उसमें सबसे पहले ऑथर का हम लोग क्या लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं, फिर फोरनेम। कहने का मतलब कि मान लीजिए किसी का नाम पूनम राय है, तो उसमें हम डिट्टो पूनम राय नहीं लिखेंगे, पहले राय लिखेंगे फिर पूनम लिखेंगे। यानी राय हमारा क्या हो गया, सरनेम हो गया, और पूनम क्या हो गई, वो फोरनेम हो गया। तो इसमें जो एंट्री का व्यवस्थापन करते हैं सरनेम और फोरनेम के माध्यम से करते हैं। इस सूची की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इससे हमें ये पता चलता है कि एक लेखक की कौन कौन सी कृतियाँ हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है, या फिर उस लेखक के ऊपर कौन कौन सी कृतियाँ उपलब्ध हैं। और दोस्त इसका ये होता है कि अगर आप लाइब्रेरी में गए, ऑथर का नाम पता है तभी आप उस बुक का यूज कर सकते हैं। अगर ऑथर का नाम नहीं पता है तो आप उस बुक का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस कैटलॉग का सबसे बड़ा दोष यही होता है कि इसमें आपको ऑथर का नाम का पता होना चाहिए, तभी आप इस कैटलॉग का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइटल कैटलॉग। इसमें जो होता है हेडिंग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइटल, यानी बुक का जो टाइटल होता है उसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये भी क्या होती है, हमारा अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होती है। इसमें मात्र अगर आपको बुक का टाइटल पता हो तो आप लाइब्रेरी में जाके आसानी से को विजिट कर सकते हैं। मगर इसका सबसे बड़ा दोष ये होता है कि अगर आपको बुक का टाइटल नहीं पता है, टाइटल पता है पर ऑथर का नाम पता है, तो आप बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइटल की बहुत सारी पुस्तकें जो होती है लाइब्रेरी में मौजूद होती है। एक ही टाइटल से मिलती जुलती बहुत सारी पुस्तकें होती है। तो अगर आपको ऑथर का नाम पता होगा तब तो आप डिफरेंस कर पाएंगे। अगर नहीं पता होगा तो आप भी कुछ टाइटल मांगे और उससे रिलेटेड आपको दूसरी बुक दे दी गई तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। यानी कि इसको यूज़ करने के लिए आपको ऑथर का भी नाम पता होना चाहिए। इसके बाद आता है नेम कैटलॉग। नेम कैटलॉग को बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट कैटलॉग और ये ऑथर कैटलॉग का ये मिश्रण होता है।
ये लेखक सूची और क्या बोले, विषय सूची का यह मिश्रण होता है। इसमें लेखक के स्वयं की, इसमें क्या होता है, लेखक की जितनी कृतियाँ होती है, एक लेखक ने जितनी कृतियाँ लिखी है उसकी जानकारी हमें इससे मिलती है, या फिर इस लेखक के ऊपर, किसी भी ऑथर के ऊपर दूसरे ऑथर द्वारा जो किताबें लिखी गई है उसकी जानकारी हमें इसके माध्यम से मिलती है। इसका भी जो हम अरेंजमेंट करते हैं इस कार्ड का, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ही करते हैं हम लोग, यानी इसका अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिकल होता है। और ये किसी एक लेखक विषय, किसी भी ऑथर के ऊपर लिखे गए पुस्तकों की ये सूची होती है। मान लीजिए कोई एक ऑथर है, उसने कितनी सारी पुस्तकें लिखी है, उसके कितने सारे कलेक्शन हमारे लाइब्रेरी में मौजूद है, इसकी जानकारी हमें किस कैटलॉग से मिलती है, तो नेम कैटलॉग से मिलती है। इसके बाद आता है मेरा सब्जेक्ट कैटलॉग। सब्जेक्ट कैटलॉग जो किसी एक सब्जेक्ट के पुस्तकों पर जो बनाई जाती है उसे हम अपना सब्जेक्ट कैटलॉग कहते हैं। डिक्शनरी कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग क्या होता है, डिक्शनरी नाम से तो हम लोग सभी वाकिफ है, यानी जिसका अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिकल यानी डिक्शनरी के शब्दकोश के अनुसार होता है, उसे हम लोग डिक्शनरी कैटलॉग कहते हैं। और इसकी जो एंट्री होती है, एक ही एंट्री होती है, शीर्षक शब्दकोश के समान व्यवस्थित होते हैं, यानी जो इसमें एंट्री करते हैं वो डिक्शनरी के अनुसार होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें यूज करने में बहुत आसानी होता है। ये जिसमें जो विषय होते हैं, इसमें जो लेखक होता है, टाइटल होता है, कोलैबोरेटर होते हैं, सीरीज होते हैं, आदि से संबंधित जो निर्देश होते हैं वो जब अल्फ़ाबेटिकल यानी डिक्शनरी में शब्दों के अनुसार जैसे अरेंज होता है उस अनुसार में अरेंज करते हैं। ये पाठकों के अधिक से अधिक अप्रोच को पूरा करते हैं, यानी कि इन्हें बहुत सारे कार्ड को यूज करने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही कार्ड पर इसकी सारी एंट्री होती है, यानी ये कि 1 वॉल्यूम कार्ड होता है ये। और उसके बाद आता है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। हमारा जो CCC होगा, जो हम CCC पढ़ेंगे वो हमारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड होगा। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड रंगनाथन ने, हमने CCC जो है रंगनाथन ने दिया है। जो आप जब हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वो उस टाइम हम लोग जानेंगे उसमें क्लासिफाइड कैटलॉग में एंट्री कैसे होती है, उसमें कितने प्रकार की एंट्रियाँ होती हैं, वो सब हम लोग इसमें क्लासिफाइड कैटलॉग के बारे में पढ़ेंगे। और अब आता है अल्फ़ाबेटिको क्लास्ड कैटलॉग। अल्फ़ाबेटिकल क्लास्ड कैटलॉग क्या होता है, ये डिक्शनरी कैटलॉग और क्लासिफाइड कैटलॉग जो होता है, अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग और क्लासिफाइड कैटलॉग के जो गुण होते हैं, दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। अब तो हमने पढ़ लिए कैटलॉग क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है, कैटलॉग बिब्लियोग्राफी में डिफरेंस क्या है, कैटलॉग एक्सेशन रजिस्टर में डिफरेंस क्या है, या फिर और भी जितने सारे सूचियाँ हैं उनमें अंतर क्या है। फिर हमने पढ़ा कार्ड का जो फॉर्म होता है, फिजिकल फॉर्म, इनर फॉर्म के बारे में जाना। फिजिकल फॉर्म 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, एक तो कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में कौन आता है ये भी हम लोग जान गए, नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन आता है ये जान गए, उनके फीचर्स जाने। फिर आपका इनर फॉर्म में क्या क्या होता है, कार्ड में जो एंट्री होती है किस किस वे में होती है वो जाने। अब तो एंट्री जानने के बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एंट्री के बारे में जानना होगा हमें। जब हम लोग SCR2 बनाएंगे या CCC बनाएंगे तो उसमें हमें एंट्री बनानी पड़ती है। जब हम लोग कार्ड बनाएंगे, कार्ड तो एंट्री से ही बनती है, तो इसमें हमारे लाइब्रेरी में 2 टाइप की एंट्रियाँ होती है, एक मेन एंट्री होती है और दूसरी जो एंट्री होती है एडेड एंट्री होती है। हम जानते हैं मेन एंट्री क्या होती है,
किसी भी ये ग्रंथ का मूल अभिलेख होती है या मुख्य प्रविष्टि होती है, यानी किसी भी बुक का या मूल प्रलेख होती है, मुख्य प्रविष्टि होती है, यानी कि किसी भी बुक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जो इसमें डालते हैं वो हम मेन एंट्री में डालते हैं। ये क्या करती है, ये किसी भी बुक को रिप्रेजेंट करती है, मतलब यूजर्स किस किस अप्रोच से ढूंढ सकता है उसकी ये जानकारी हमें देती है। यानी मेन एंट्री में हम लोग किसका ऑथर का नाम लिखते हैं, एडिटर का नाम लिखते हैं, कोलैबोरेटर का नाम लिखते हैं, उसका एडिशन क्या है, ACR2 के थ्रू बना रहे हैं तो उसका फिजिकल फॉर्म की जानकारी देती है, ट्रेसिंग के बारे में लिखा जाता है। यानी पुस्तक के बारे में अधिक से अधिक जो सूचनाएं होती है वो मेन एंट्री में डाली जाती हैं, उसे हम लोग मेन एंट्री कहते हैं। और ये यूजर्स के ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच को ये पूरा करती है। और जो अप्रोच मेन एंट्री में डालने से रह जाता है या बच जाता है उसको एंट्री हम लोग एडेड एंट्री के माध्यम से करते हैं। वो जो एडेड एंट्री जो होती है, जैसे हम हिंदी में इतर एंट्री कहते हैं, ये मेन एंट्री की क्या होती है, पूरक होती है। कार्ड का हम लोग फॉर्म देख सके हैं, जो कार्ड हम लोग यूज करते हैं उसका जो लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर होती है और 7 सेंटीमीटर होती है लंबाई चौड़ाई। ये लाइन बाय लाइन होती है। आप लोग के पास बुक है तो आप लोग टाइप्स ऑफ एंट्री वाले चैप्टर में जाइए और वो खोलिए, फिर देखिए कि हमारा कार्ड का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है। तो जान के मेन एंट्री, एडेड एंट्री। मेन एंट्री में जो पुस्तक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो लिखी जाती है वो मेन एंट्री में लिखी जाती है। उसके बाद एडेड एंट्री में उसके अलावा जो जो अप्रोच बच जाते हैं वो हम लोग एडेड एंट्री में लिखते हैं। एडेड एंट्री हम लोग बनाते किसका है, विषय का जो एंट्री बनाते हैं वो एडेड एंट्री कहलाती है। जॉइंट ऑथर यानी एक से अधिक ऑथर होते हैं उसका हम लोग जॉइंट ऑथर की एंट्री बनाते हैं, वो हमारी एडेड एंट्री में आती है। कोलैबोरेटर की जो एंट्री हम लोग बनाएंगे वो एडेड एंट्री के अंतर्गत आएगी। टाइटल की जो एंट्री बनाते हैं वो भी एडेड एंट्री के अंदर आती है। इसके अलावा एक और एंट्री होती है रेफरेंस एंट्री, जिसको हम हिंदी में निर्देश प्रविष्टि भी कहते हैं। इसमें सी रेफरेंस, सी ऑल्सो रेफरेंस, नेम टाइटल रेफरेंस और एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस एंट्री आती है। यानी कि इतनी सारी एंट्रियाँ बनती है किसी भी पुस्तक की, ठीक है। और हम लोग एंट्री क्या है, दो गो मानक है, स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा हम लोग बनाते हैं, AACR2 और CCC। AACR का फुल होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स के माध्यम से बनाते हैं, या फिर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड होता है उसके माध्यम से। ये लाइब्रेरी पर डिपेंड करता है वो किस स्टैंडर्ड को वो फॉलो करती है। अगर हम ACR2 के माध्यम से बनाते हैं तो मेन एंट्री में 6 सेक्शन होते हैं, यानी मेन एंट्री को जो है हम लोग 6 भागों में बांट दिए हैं। और अगर हम लोग CCC के माध्यम से ACR2 में 8 भागों में बांटा गया है और CCC में 6 भागों में एंट्री को, मेन एंट्री को बांटा गया है। वो ACR2 में जो भाग बांटे गए हैं वो है, पहला जो होता है हमारा टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। इसमें क्या करते हैं, हम लोग टाइटल के बारे में जानकारी देते हैं और उस बुक को लिखने में जिन जिन लोगों का योगदान होता है उसके बारे में हम लोग इस इंफॉर्मेशन देते हैं। किसमें, टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में देते हैं। दूसरा आता है एडिशन स्टेटमेंट, यानी बुक का एडिशन के बारे में इसमें जानकारी देते हैं कि वो कौन सा एडिशन है, 4th एडिशन है कि 2nd एडिशन है कि 3rd एडिशन है कि 4th एडिशन है ये। उसके बाद आता है हमारा पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इसमें हम पब्लिकेशन से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो डालते हैं। एक होता है स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ टाइप ऑफ पब्लिकेशंस होता है। उसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बात हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन यानी पुस्तक का पेज नंबर, रंग, रूप, आकार की जो जानकारी देते हैं वो किस सेक्शन में देते हैं, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में देते हैं। उसके बाद सीरीज, अगर
सीरीज है बुक्स से रिलेटेड उसकी जानकारी लिखते हैं। फिर हमारा आता है नोट सेक्शन आता है, इसके अलावा जो नोट है जैसे बिब्लियोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, इलस्ट्रेशन के बारे में देना, तो वो हमारे किस में चला जाता है, नोट सेक्शन में आता है। उसके बाद आता है हमारा ISBN नंबर, जिसके हम इंटर ये 8 होते हैं। और हम लोग ट्रिपल सी का बात करें तो उसमें 6 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है हमारा लीडिंग सेक्शन होता है, दूसरा जो होता है हेडिंग सेक्शन होता है, तीसरा जो होता है हमारा टाइटल होता है, पांचवा एक सेक्शन नंबर सेक्शन होता है, और जो छठा होता है हमारा ट्रेसिंग सेक्शन होता है। अब आप लोग ऑफलाइन क्लास होता तो शायद बोर्ड पे बना के आप लोगों को कार्ड समझा देते हैं, यहाँ तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कार्ड समझा दें। आप लोग को ये दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा होगा सब लोग। आपके बुक में भी ये बना हुआ होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं। ये हमारा होता है जो है कार्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट इंडेंशन होता है, लीडिंग लाइन होता है। इसको जो ये पहला लाइन है इसको हम फर्स्ट इंडेंशन कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड इंडेंशन होता है। ये हमारा जो होता है बाया किनारा यानी लेफ्ट एज होता है, और इसे हम राइट एज कहते हैं। और ये जो लाइन है, इन लाइनों के बीच में थर्ड 3 गो लाइन होती है, जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं क्या 3 लाइनें हैं, इसको थर्ड 3 इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो होती है, यहाँ भी एक लाइन होती है, इसको भी हम लोग 4th इमेजिनरी लाइन कहते हैं। और यही कार्ड पे हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। अगर ACR 2 के अनुसार कर रहे हैं एंट्री, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉल नंबर लिखते हैं। और ये जो कॉल नंबर होता है पेंसिल से लिखते हैं। कॉल नंबर के बारे में आप लोगों ने पेपर 3rd में पढ़ा होगा। कॉल नंबर जो है ये 3 नंबर है, बुक नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। ये तीनों नंबरों को मिलाकर जो होता है, मिलाने से जो नंबर बनता है उसको हम लोग कॉल नंबर कहते हैं। अब आप लोग ये भी जाने होंगे कि क्लास नंबर क्या होता है। क्लास नंबर जब किसी भी हम लोग बुक का नाम आर्टिफिशियल से नेचुरल से आर्टिफिशियल में चेंज करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लास नंबर कहते हैं। जैसे आप लोग CC पढ़ेंगे तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब लाइब्रेरी साइंस होता है। लाइब्रेरी साइंस क्या हो गया, ये एक नेचुरल नंबर है। बुक का जो क्या नेचुरल नाम है उसको हम लाइब्रेरी साइंस में जो 2 नंबर होता है उसके माध्यम से जानते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, वो कॉल नंबर हो गया लाइब्रेरी साइंस का। B फॉर मैथमेटिक्स होता है, C फॉर फिजिक्स होता है। यानी कि हम लोग नेचुरल लैंग्वेज होता है, जो बुक का नाम होता है, उसको जब हम आर्टिफिशियल में चेंज करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, क्लास नंबर हो जाता है। और बुक नंबर इसलिए दिया जाता है कि एक बुक को वो इंडिविजुअल कर सके। मान लीजिए कि आपके लाइब्रेरी में लाइब्रेरी साइंस यानी CC से रिलेटेड बहुत सारी किताबें हैं, तो उसको क्या आप सारे किताबों को जब 2 नंबर दीजिएगा, 2 दीजिएगा, तो क्या इसको हम लोग इंडिविजुअल तरीके से अलग कर सकते हैं, नहीं। तो इंडिविजुअल तरीके से अलग करने के लिए किताबों को बुक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। बुक नंबर प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे रूल है, रंगनाथन के 8 रूल है, जैसे L, F, Y, M, B, S, C दिए हैं। L फॉर होता है, आप लोग पेपर
थर्ड में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कटर द्वारा बोलेंगे। कटर ने कहा है कि ऑथर का जो तीसरा नाम जो होता है उसका फर्स्ट 3 लेटर ले लेते हैं और वो लिख देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, किसी भी बुक को वो क्या करता है, इंडिविजुअल तरीके से दूसरे बुक से वो अलग कर देता है। और कलेक्शन नंबर, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर कॉल नंबर बनता है। ACR 2 में जब हम बनाएंगे तो कॉल नंबर हम लोग यहाँ पर इस कॉर्नर पर लिखते हैं, वो भी पेंसिल से होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सेशन नंबर देते हैं और यहाँ से हम लोग एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारी एंट्री होती है ये ऑथर के नाम से होती है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे फोरनेम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग बाकी की जो चीज़ें होती है हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। क्या क्या हमें पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि आप लोग एग्जाम में कार्ड जरूर आएगा, मैंने इन ट्रिक के बारे में वो जरूर पढ़ेगा। अगर ये आप लोग को मालूम रहेगा, आप लोग कार्ड बना देते हैं तो इससे क्या होगा, देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, मालूम चलेगा हाँ मेरा जो बच्चा है कुछ जानता है, और वो आप लोग को नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो हम जान गए कि जो ACR 2 के थ्रू हम बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ये जो इसे लीडिंग लाइन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑथर का नाम लिखते हैं, यहाँ पर सारे सरनेम, फिर फोरनेम लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, फर्स्ट इंटेंशन से स्टार्ट करते हैं, टाइटल बुक का जो टाइटल होता है उससे लिखते हैं, उसके बाद कोलन का साइन देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सब टाइटल लिखते हैं, यानी किताब का अगर टाइटल के अलावा सब टाइटल भी दिया है तो उसका भी हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हाइफन का साइन देते हैं, उसके बाद जो किताब का ऑथर होता है यानी जो लिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम लिखते हैं। फिर हम लोग सेमी कॉलन देके कोलैबोरेटर का नाम लिखते हैं। कोलैबोरेटर में क्या आ जाएगा, हमारा रिवाइजर आ जाते हैं, ट्रांसलेटर आ जाएंगे, कंपाइलर आ जाएंगे, जितने भी लास्ट में टर वर्ड यूज होता है वो समझ लीजिए कोलैबोरेटर में आ जाते हैं। और वो ऑथर के बाद है, दिया हुआ है तो ठीक है लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद डॉट और हाइफन का साइन देकर, डॉट और छोटा स्लैश का साइन देकर, अगर बुक का कोई एडिशन है, यानी बुक कौन सा एडिशन है, बुक का 5th एडिशन है कि 4था एडिशन है कि 5वां एडिशन है, उसकी जानकारी हमें देते हैं। एडिशन की जानकारी देने के बाद फिर हम लोग डॉट और छोटा सा स्लैश देने के बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन की जानकारी देते हैं, यानी कि हमारा बुक जो है कहाँ से छपा है इसकी जानकारी हम लोग देते हैं। उसके बाद कोलन का साइन देते हैं। आई थिंक आप लोग कोलन का साइन जानते होंगे, 2 बिंदु होता है जब ऊपर नीचे करके दिया हुआ रहता है, बहुत लोग तो जानते होंगे, बहुत लोग के लिए हो सकता है नया भी है। उसके बाद कोलन देने के बाद नेम ऑफ द पब्लिशर्स का नाम लिखते हैं, और उसके बाद कॉमा देने के बाद हम लोग डेट लिखते हैं, यानी कि हमारा बुक जो है कब पब्लिश हुआ है। उसके बाद हम लोग फिजिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि नंबर ऑफ पेजेस लिखते हैं, नंबर का साइज लिखते हैं, उसके बाद कि हमारा बुक कितने सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद हम लोग ISBN की जानकारी देते हैं। उसके बाद फिर हम अगर
के थ्रू उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी होता है कि बुक में डेट भी नहीं दिया रहता है, जबकि कभी डेट दे कभी ना दे। जब अगर डेट नहीं दिया हुआ रहेगा हमारे बुक का तो उसको क्वेश्चन मार्क का साइन दे देंगे और वहाँ पर बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, इससे मालूम चल जाएगा कि बुक का डेट नहीं दिया गया, इसलिए लिखा हुआ है। अगर ये तीनों नहीं दिया हुआ है, यानी पब्लिशर्स का नाम भी नहीं दिया हुआ है, प्लेस भी नहीं दिया हुआ, डेट नहीं दिया हुआ, तब कैसा लिखेंगे? तब इन तीनों को एक साथ बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एस डॉट एन लिखेंगे, फिर कोलन का साइन, फिर एस डॉट एन लिखेंगे, फिर कॉमा का साइन और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी इस तीनों का मतलब हुआ है कि आपके बुक के पब्लिशर्स का नाम नहीं दिया हुआ है, आपके बुक के प्लेस का नाम नहीं दिया हुआ है, आपके बुक का डेट जो होता है या ईयर हुआ है वो नहीं दिया हुआ है। ये भी है। और ये जो बैक एंट्री होता है, इन जो जगह है इनके कुछ हम लोग 8 नंबर का कैरेक्टर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके भी 4 नंबर का हम कैरेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो होल देख रहे हैं, ये जो होल बना हुआ रहता है वो कैबिनेट ट्रे में, कैबिनेट ट्रे यानी जिसको हम हिंदी में मंजूसा कहते हैं, कैबिनेट ट्रे में काट के और उसको हम लोग आवाज अनम्यूट करना है। ये सब नहीं है, अभी तो उनका म्यूट किया हुआ है। मेरा तो आवाज तो जा ही रहा सर, स्टूडेंट का नहीं, मेरा तो जा रहा है। आवाज आ रही है ना सर? कुछ क्वेश्चन है इस पर, अगर इन लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछना हो इस पर। इनका आवाज आ ही नहीं रहा तो फिर कैसे बोलेंगे? मतलब वहीं से वो अनम्यूट किए हैं वो। आशा करते हैं कि आप लोग को लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में समझ में आया होगा। लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इनका ओरिजिन जो हुआ है कैसे हुआ है, अभी जो प्रेजेंट एरा में है वो किस टाइप के हम कैटलॉग का यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ करने का कारण क्या है, फ़ायदे क्या है, लिमिटेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है उसके। तो चलिए आज तो हम इतना ही करेंगे, इतना आप लोगों को काफ़ी है। बाकी जो चैप्टर आप लोग का एग्जाम है वो कल बताएंगे। एक बार फिर से रिविज़न करवा देते हैं। आप लोगों का आवाज़ नहीं आ रहा, वो वहीं से अनम्यूट किया गया है, नहीं तो आप लोग से क्वेश्चन भी कुछ अराइज करते हैं। एक बार जो पढ़ा है उसी का रिविज़न कर देते हैं। तो क्या कैटलॉग क्या है? अगर कोई पूछेगा कैटलॉग वर्ड के ओरिजिन जो हुआ है किस वर्ड से हुआ है, तो ये ग्रीक वर्ड से हुआ है। ग्रीक के किस वर्ड से हुआ है? काटा प्लस लोगोस से हुआ है। स्पेलिंग होता है KATA, लोगोस का हो गया LOGOS। कभी कभी अलग भी दे देता है, कभी कभी एक साथ भी लिख देता है। यानी कि कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति जो ग्रीक भाषा के काटा लोगस से हुई है। और कैटलॉग क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी की लिस्ट होती है। यानी कि एक लाइब्रेरी जो है जो लिस्ट तैयार करेगी वो अपने पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तक
जो भी रीडिंग मटेरियल है उसी का लिस्ट तैयार करेंगे, ना कि वो दूसरे लाइब्रेरी का लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, ये वो लिस्ट होती है जिसके माध्यम से यूजर्स और जो लाइब्रेरी के स्टाफ होते हैं वो अपने रीडिंग मटेरियल को सर्च करते हैं। वो किससे सर्च करते हैं? तो वो कैटलॉग के थ्रू ही जानते हैं तो उनको जो वांछित नहीं है, अगर है तो वो किस जगह पे रखी हुई है, किस स्थान पे रखी हुई है। लाइब्रेरी कैटलॉग के महत्व को देखते हुए कहा जाता है कि इसके बिना, लाइब्रेरी कैटलॉग के बिना पुस्तकें ढूंढना उसी के समान है जैसे भूसा का ढेर में बोला जाता है। तो भूसा तो आप लोग समझते होंगे, अगर भूसा का ढेर में सुई रख दिया जाए तो आप लोग खोज पाइएगा? नहीं खोज पाइएगा। या फिर अंधेरे कमरे में अपना मुश्किल होगा। अच्छा, 3:30 तक, 3 तक ना? अच्छा सॉरी, ओके। अच्छा ठीक है सर, टाइम ध्यान में नहीं, हमको लगा 3:30, हमको लगा 3:30 बजे तक टाइम है। ठीक है सर, ये कम से पढ़ता क्या होता है, यूजेस क्या होता है। अब यहीं पे इसको बंद करते हैं, टाइम हो गया है, फिर कल मिलते हैं आप लोग। मैं चाहूँगी आपका कैटलॉग वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर है, जरूर अच्छे से कर लें क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है। और एक आप लोग का ये तैयार भी हो गया है, कैटलॉग क्या होता है, उसका नीड क्या है, पर्पस क्या है। नीड पर्पस में क्या आप लोग 5 लॉ लिख दीजिएगा। इजी टू एक्सेस है, इजी टू सर्च होता है, यूजर्स का समय बचाता है, ये हमें लाइब्रेरी की रीडिंग मटेरियल के बारे में जानकारी देता है। ये सब क्या आ गया, कैटलॉग का हमारा क्या होगा, बेनिफिट्स हो गया। व्याकरण फर्स्ट पर कल मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा, उसके बाद